सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। राम कुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक पढ़ रहे थे जल संसाधन। जल संसाधन और जल संसाधन में अपन ने एक तो धरातल के ऊपर जल उसके बारे में पढ़ लिया, जिले वगैरह नदियों के वगैरह के बारे में। उसके बाद सेकंड अपन ने पढ़ा महासागरीय जल। और अब अपन पढ़ेंगे भूमिगत जल, मतलब भूमि के अंदर भूजल। भूजल देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर जितना जल है उसका 0.58% कौन सा जल है? भूमिगत जल। कितना प्रतिशत? 0.8% टोटल का। संपूर्ण ग्लोब पर जितना पानी है ना उसका 0.58% धरातल के अंदर जल है। ठीक है, एक बात है। सेकंड क्या है? जो शुद्ध जल है ना, जो शुद्ध जल कितना प्रतिशत है संपूर्ण ग्लोब पर? 2.6% शुद्ध जल। इस शुद्ध जल का 22%, मतलब 2.6 का 22% क्या है? भूमिगत जल। भूमिगत जल। और ये भूमिगत जल है जो धरातल की जो डेप्थ है, गहराई है, उसमें 4 किलोमीटर तक मिलता है। ठीक, अब लिखो आप इसमें भूजल, हेडिंग डालो भूजल या भूमिगत जल। इसमें लिखो भूसतह के नीचे स्थित, भूसतह के नीचे स्थित सेल छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान। अब दरारों में विद्यमान ये जल आता कहाँ से है? देखो, इसका एक तो साधन है जो धरातल के ऊपर जो जल के स्रोत हैं, धरातल के ऊपर जो जल के स्रोत हैं उससे चट्टानों से रिस कर जो जल है वो धरातल के अंदर चला जाता है। सेकंड, जो धरातल के अंदर जो लावा है, उससे भाप बनकर, उसका जो जल है भाप बनकर ऊपर आता है चट्टानों में, और वो भाप है ऊपर ठंडी होकर जल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इन दो माध्यमों से धरातल के अंदर है जल का प्रवास होता है। उससे लिखो इसमें, दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं जो वर्षा की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, सेलों की रंध्रता एवं अभेदता। रंध्र है उनसे जल यहाँ तक पहुँच जाएगा, और नीचे की जो ठोस चट्टानें हैं उसके कारण जल है वो ही यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अभेदता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। धरातलीय प्रवाह अंतः श्रवण द्वारा भूमिगत होता है। कुल जल संसाधन का भूमिगत जल 0.58%, 0.58% है, 0.58%। तथा संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जलीय भाग, संपूर्ण जल राशि के
शुद्ध जलीय भाग कोष्टक में लिख लो 2.6%। कितना प्रतिशत? 2.6%। का 22% है, का 22% है। जो 4 किलोमीटर की गहराई तक, जो 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है, 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। धरातल के नीचे, धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अधः सतही जल, अधः सतही जल, सब सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, अधः सतही जल भी कहते हैं। सेकंड हेडिंग लिखो, भूजल के स्रोत। इसके स्रोत क्या हैं? भूजल के स्रोत, भूजल के स्रोत। इसमें लिखो, भूजल पृथ्वी तल के ऊपर, भूजल पृथ्वी तल के ऊपर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होकर, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होकर भूमिगत होने वाला जल है, भूमिगत होने वाला जल है, जो धरातल के अंदर पाए जाने वाले, धरातल के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों से पारगम्य सेलों द्वारा, रंध्रों से पारगम्य सेलों द्वारा भूमिगत होता है, भूमिगत होता है। यह निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है, स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। और फर्स्ट लिखो, फर्स्ट आकाशीय जल। कौन सा? आकाशीय जल, आकाशीय जल। इसमें लिखो, यह भूजल का प्रधान स्रोत है, यह भूजल का प्रधान स्रोत है। मतलब जो वर्षा का जल है, जो रिस कर धरातल के अंदर जाता है, यह जल वर्षा एवं हिम के रूप में प्राप्त होता है, वर्षा एवं हिम के रूप में प्राप्त होता है। तालाबों, झीलों, कोमा नदियों, तालाबों, झीलों, नदियों तथा सागरों का जल, सागरों का जल वाष्पीकृत होकर पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है, पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है। जल वर्षा एवं हिम के पिघलने से, जल वर्षा एवं हिम के पिघलने से प्राप्त इस जल को आकाशीय या उल्का जल कहते हैं, आकाशीय या उल्का जल कहते हैं। यह जल भूसतह से सेल, संधियों, छिद्रों व दरारों से रिसकर नीचे की ओर पहुंचता है, जो नीचे स्थित अपारगम्य सेलों पर, अपारगम्य सेलें, अगण्य सेलें होती हैं जिनमें छिद्र नहीं पाए जाते, कि वहां से नीचे जल रिस नहीं सकता। अपारगम्य सेलों पर भूजल के रूप में संग्रहित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। सेकंड लिखो, सहजात जल। सेकंड, सहजात जल, सहजात जल। इसमें लिखो, सागरों एवं झीलों से
सागरों एवं झीलों से, सागरों एवं झीलों में निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है। सुराखों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है, जिसे अवसाद या तलछट जल भी कहते हैं। तलछट जल भी कहते हैं। यह भूजल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। भूजल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। थर्ड लिखो मैग्मा जल। कौन सा? मैग्मा जल। मैग्मा जल, मैग्मा जल। इसमें ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा सेलों में प्रवेश करता है। तो इसके वाष्पीय कण संघनित या घनीभूत होकर, वो ठंडे होते हैं, संघनित या घनीभूत होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे मैग्मा जल कहते हैं। देखो, इसको मैग्मा जल को अगर आपको समझना है ना, तो यूं समझो, घर में सब्जी वगैरह बनाते हो या दूध वगैरह गर्म करते हो, ऊपर आपने प्लेट दे रखी है, उसके सब्जी के अंदर जो पानी है उसकी भाप बनती है और ऊपर प्लेट के ऊपर लग जाती है। धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है तब वो पानी के रूप में, यानी पानी की बूंदों के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही ये मैग्मा का जल है, चट्टानों की दरारों में पहुंचता है ऊपर, और जैसे ये ठंडा होता है, जैसे ही इसकी वाष्प है वो जो ठंडी होती है तो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आगे लिखो आप, भूजल का संचयन, हेडिंग डालो, भूजल का संचयन। इसमें लिखो, भूसतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल नीचे स्थित शैलों, सुराखों, दरारों तथा सस्तरण तलों में संग्रहित होकर भूजल का रूप लेता है। इसका संचयन शैलों की संरचना पर निर्भर करता है। जल के नीचे की ओर रिसकर सेल रंध्रों में एकत्रित होने को सेलों का संपृक्त होना कहलाता है। देखो, जो जल है रिसकर धरातल के अंदर पहुंचता है, उस एकत्रित जल को संपृक्त होना कहलाता है। उस जल को सेलों का संपृक्त होना कहलाता है। जब सेल पूर्णतः जलयुक्त हो जाती है तो उसे संपृक्त सेल कहते हैं। अंदर डिफरेंस याद रखना है इसको, सेलों का संपृक्त होना और संपृक्त सेल। जब रंध्रों से जल एकत्रित होता है तो उसे तो अपन कहते हैं सेलों का संपृक्त होना,
और जब पूर्णतः जल संग्रहित हो जाता है तब उसको अपन क्या कहते हैं, ये सेल संपृक्त सेल। आगे लिखो, धरातल के नीचे संपृक्त सेलों वाले भाग को संपृक्त मंडल कहते हैं। ये तीनों चीज याद रखना, आगे नाम आएंगे बार बार तब अर्थ समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या है। संपृक्त मंडल, संपृक्त सेल और सेलों का संपृक्त होना, ये तीनों चीजें मंडल कहते हैं। तथा इस संपृक्त मंडल का ऊपरी जल भौम, संपृक्त मंडल का ऊपरी तल भौम जल स्तरीय जल तल कहलाता है। स्थिति के अनुसार धरातल के नीचे स्थित है। अब आप हेडिंग लिखो, पहला असंतृप्त मंडल। असंतृप्त मंडल। और इसमें लिखो, असंतृप्त मंडल से इसमें लिखो भूजल का सबसे ऊपरी भाग असंतृप्त मंडल कहलाता है। सबसे ऊपरी भाग असंतृप्त मंडल कहलाता है। असंतृप्त मंडल कहलाता है जिसके सेल छिद्रों में वायु भरी रहती है। सेल छिद्रों में वायु भरी रहती है। इसे वातन क्षेत्र, इसे वातन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में केवल वर्षा काल में ही जल उपस्थित रहता है। केवल वर्षा काल में ही जल उपस्थित रहता है। शेष समय सेलें जल से संपृक्त नहीं हो पाती हैं। अब पहला अपन ने लिखा असंतृप्त मंडल। अब लिखो हटा दो और संतृप्त मंडल। क्या? संतृप्त मंडल। इसमें लिखो असंतृप्त मंडल से रिसकर, असंतृप्त मंडल से रिसकर जल मध्यवर्ती भाग में पहुंचकर सेल छिद्रों को पूर्णतया जल युक्त कर देता है। फलस्वरूप जल स्तर ऊंचा हो जाता है। इस मंडल को वर्षा काल में सर्वाधिक जल मिलता है। क्योंकि वर्षा काल में असंतृप्त मंडल में जल आता है और असंतृप्त मंडल से ही रिस कर संतृप्त मंडल में जल पहुंचता है। ऊपर का भाग असंतृप्त मंडल है और नीचे का संतृप्त मंडल है। तब वर्षा काल में तो ये फुल रहता है क्योंकि इससे जल रिसता रहता है और वर्षा काल के बाद इसमें जल का स्तर है वो नीचे आ जाता है।
रीजन क्या है, जो असंतृप्त मंडल है वो सूखा हो जाता है, इसका जल खत्म हो जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में सबसे ऊंचे तथा शुष्क काल में सबसे नीचे भूजल स्तर के मध्यवर्ती भाग को अंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं। अंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं, जबकि इस मंडल के नीचे सदैव संतृप्त रहने वाले क्षेत्र को स्थायी संतृप्त मंडल कहते हैं। संतृप्त मंडल को अधोमोम या फ्रीटिक मंडल भी कहते हैं। PHREATIC फ्रीटिक जोन भी कहते हैं। थर्ड लिखो चट्टान प्रवाह मंडल। कौन सा? चट्टान प्रवाह मंडल। चट्टान प्रवाह मंडल। इसमें लिखो भूसतह के नीचे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र। देखो चट्टान प्रवाह मंडल क्या होता है, इसके नीचे धरातल के नीचे एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर चट्टानें ठोस होती हैं और उसके नीचे जल है वो रिस नहीं सकता और उसमें ढाल पाया जाता है, तो नीचे जो जल का प्रवाह होता है अंतः प्रवाह, उसको बोलते हैं ये चट्टान प्रवाह मंडल। भूसतह के नीचे एक ऐसा निश्चित क्षेत्र आता है जहाँ सेल का भार बढ़ने से सेल रंध्र बंद हो जाते हैं। जिस कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। नीचे जल न रिसने के कारण जल एकत्रित हो जाता है। यह एकत्रित जल भृत या जल भरा कहलाता है। यह जल धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई पर माना गया है। तो इस प्रकार अधिक गहराई पर विद्यमान यह जल प्रवाहित होता है तथा इस क्षेत्र को सेल प्रवाह मंडल कहते हैं। अब आप हेडिंग लिखो भूजल की उत्पत्ति के स्रोत। भूजल की उत्पत्ति के स्रोत। इसमें लिखो भूमिगत जल का जो भाग आज वैसे टाइम हो गया है, ये अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।